हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट्स ये बेसिकली 3 ईयर में आप डिवाइड करके पढ़ोगे। पहला 1861 में, दूसरा 1892 में, फिर 1909 में, जिसको हम लोग और अच्छे से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे तैयार किया है कि आखिर ये इंडियन काउंसिल एक्ट लाए क्यों गए थे। ठीक है, जैसे कि चार्टर एक्ट हमने समझ लिया है क्यों आए थे, क्या मतलब उनसे क्या क्या रेगुलेशंस लाए गए, क्या रिफॉर्म्स लाए गए, वैसे ही काउंसिल एक्ट्स का मेन मोटिव था टू इंट्रोड्यूस इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, कि अब इंडिया के लिए जो नियम कानून बनने वाले हैं उसमें हम भारतीयों को भी इंक्लूड किया जाए। तो बेसिकली ये इसका मेन मोटिव था कि काउंसिल एक्ट से ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस होगा इनटू द लॉ मेकिंग प्रोसेस, और आगे जाके आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को जगह दी जाती है। तो ये बस मैं एक बैकग्राउंड समझा रही हूँ। तो अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे तो देखो, ब्रिटिशर्स फेल्ट अ नेसेसिटी, मतलब इट वॉज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, ये अचानक से रातों रात कुछ नहीं हो गया कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उन्हें लगा कि नहीं इंडियंस के लिए भी कुछ करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद एक झटका, यानी कि एक जर्क तो ब्रिटिशर्स को भी लगा था कि इफ़ वी इंडियंस गेट यूनाइटेड, तो ये जो 1947 में हमने अपनी आज़ादी ली थी ये और 90 ईयर्स पहले भी ले सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें अब डेविएट करेंगे अपने पाथ पर से, और हमें ये बताएंगे कि आपके लिए हम एक और रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें कि इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई, दे फेल्ट अ नेसेसिटी। ठीक है, 4 बेसिक चीज़ जो आप इस काउंसिल एक्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड। आपको मैंने पढ़ाया था कि सेंट्रलाइजेशन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्ट हो गया था और अपने क्लाइमैक्स पे वो 1833 तक पहुंच गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है। अब पावर वापस से डिसेंट्रलाइज की जा रही है, लोकल रूलर्स को उनके पावर वापस से दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक अभी ये पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अब मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे इन चार्ज ऑफ, और वो उस रिलेटेड डिपार्टमेंट से फैसले भी ले सकेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो भी आपको पढ़ाऊंगी वो है कि इलेक्शन वर्ड जो है वो आता है। अब देखो, इलेक्शन टर्म वाज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज्ड, कहीं पर भी आपको इलेक्शन वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रोसेस उन्होंने यूज़ किया था इंडियंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बेसिकली द नॉमिनेशन प्रोसेस, तो ये नॉमिनेशन प्रोसेस यहीं से निकल कर आता है, और फिर हम लोग समझते हैं कि अच्छा इस तरह से इलेक्शन करवाना है आगे जाके इंडिया में। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक हमको आइडिया लग जाता है हमें कि इलेक्शंस आखिर इंडिया में कैसे होंगे। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में कि सेपरेट इलेक्टोरेट भी इन्होंने घोषित कर दिया था, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि लॉर्ड मिंटो को लीगल फादर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने कम्युनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि एक जाति के लोग अपने उसी जाति के नेता को वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स के वोटर्स को सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट करेंगे, सिख को सिर्फ सिख वोट करेंगे, ऐसे करके लोग धीरे धीरे सेपरेट इलेक्टोरेट अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड था, ये मैंने इसे समझाया कि पहले समझ तो जाओ कि काउंसिल एक्ट होता क्या है। ओके, अब एक एक करके पढ़ाती हूँ, वेट करो। यस, नंबर फर्स्ट पे आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। पढ़ते हैं। It is made a beginning of the representative institution by associating Indians with the law making process. अभी समझाया मैंने आपको कि ये शुरुआत हो गई थी कि अब इंडियंस को जो है नियम कानून बनाने के लिए उनको भी इंक्लूड किया गया, उनकी भी सहमति पूछी गई। लेकिन ध्यान देना कि ये सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे,
यानी कि जिन इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था इस प्रोसेस में, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। और वाइसरॉय इनको नॉमिनेट करेंगे, मतलब वाइसरॉय जिस इंडियन को चुनेंगे वही वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव यानी कि एक्सपेंडेड काउंसिल का हिस्सा बन पाएंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये याद रखनी कि उस टाइम भी वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1862-1861 की बात हो रही है। और पहले 3 इंडियंस जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया, वो पहले से मैंने हाईलाइट करके रखा है। वो है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ज़रूर से ज़रूर याद रखें। पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि फिर उस टॉपिक से हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमने उसका जवाब दे पाए। और हाँ, एक स्पेशल बात मैं ये बोलना चाहती थी कि अभी मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ, क्योंकि एक बहुत लंबे गैप के बाद मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट की है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगी तो ही आप देखो, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर बाद में मैं IAS बन गई और आप लोग फिर उस टाइम बोलोगे मैम नोट्स चाहिए, फिर भाई तो फीस लगेंगे। तो अभी तो फ्री फंड का मिल रहा है तो फ़ायदा उठा लो, ठीक है। आप भी मेरी मदद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हो कि मैं भी कुछ और पढ़ने की कोशिश करूं। ये सब एक बार कंप्लीट हो जाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम लोग 3 महीने के बाद मेंस, आंसर राइटिंग और ऐसे पे भी फोकस करेंगे। देखो, मैं फुल प्रूफ विदाउट एनी कोचिंग खुद से ही सेल्फ स्टडी करके IAS निकालने वाली हूँ, और ये मतलब मेरी श्योरिटी है कि होगा, मतलब होगा, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट वन इज़ 1861 में और क्या हुआ था। तो देखो, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जस्ट बताया था मैंने कि 1773 से स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन, मतलब एकत्रीकरण, सारे पावर्स एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब होता है वापस क्या कि जिस बम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी से लेजिस्लेटिव पावर छीनकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिए गए थे, वो वापस से उनको लौटा दिए गए, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को लौटा दिए गए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो है ये स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लेकिन जब आप 1861 पढ़ोगे तो आपको टर्म याद रखना है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। मेंस आंसर राइटिंग में सिर्फ याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे धीरे धीरे करके 1937 तक आप देखोगे जो प्रोविंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जाती है। इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब अब वो अपने लोकल चीज़ों पे खुद ही शासन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड तो किया ही किया, उसके साथ साथ बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाए गए, जिसके आप ईयर याद रखो, मैच करने के लिए आ जाते हैं स्टेट PCS में, ठीक है। अच्छा, और क्या किया इसने वाइसरॉय को एम्पावर कर दिया ताकि वो और ज़्यादा रूल्स, ऑर्डर्स और कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि जो भी उनको पावर दी गई है वो कर सके। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे खर्च करनी है, किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मान लो वाटर रिसोर्सेज है, टैक्स रेवेन्यू पे खर्च करनी है, तो उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वो पास कर सके। तो फिर लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे डिसाइड किया कि क्यों ना पोर्टफोलियो सिस्टम ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। इस सिस्टम में आखिर होता क्या है, तो अंडर दिस अ मेंबर of the Viceroy Council was made in charge of one or more departments। यानी कि अब लॉर्ड कैनिंग के जो काउंसिल थे, वाइसरॉय काउंसिल बेसिकली, उनमें जो भी मेंबर्स होंगे सबको एक एक डिपार्टमेंट, अब एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए भी उनको इंचार्ज, मतलब अकाउंटेबिलिटी दे दी गई कि इस चीज़ पे आप काम करने वाले हो, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब जो ऑफिसर्स इंचार्ज होंगे वो लोग फाइनल ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के बिहाफ पे फैसला भी ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को लेकर, ओके।
पांचवा और आखिरी पॉइंट है 1861 का कि इट एम्पावर्ड द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ये ऑर्डिनेंसेस बहुत अभी आगे चलकर आप पढ़ोगे अगले 2-3 चैप्टर के बाद कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑर्डिनेंसेस। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। अगेन लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया। ये ऑर्डिनेंसेस का मतलब होता है कि जब कोई मेजॉरिटी वाली सरकार सेंट्रल में ना हो तो बिना उनके सहमति के, विदाउट द कंकरेंस कि सब लोग सहमत हैं या मेजॉरिटी वोटिंग होने के बाद कोई बिल पास होकर एक्ट बन रहा है, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। जिस टाइम ऐसा हो सकता है कि स्टेट इमरजेंसी हो या फिर 3 तरह की इमरजेंसी होती है, कोई सी भी इमरजेंसी लगी हो, तो ऐसे ऑर्डिनेंसेस का की ड्यूरेशन क्या था, कब तक चलेंगे ये? तो ये 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंसेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो पहली बार जो ऑर्डिनेंसेस का भी कॉन्सेप्ट है ये आपको 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मिलता है, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ आज भी है। ठीक है, आई होप 1861 क्लियर होगा। जल्दी से जंप करते हैं 1892 पे। ओके, It increased the number of additional non-official member in the central and provincial legislative council। अभी देखो, अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ये 3 जो है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये तीनों को इंक्लूड किया गया था, प्लस ये आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर थे और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे। अब सेंट्रल के साथ साथ आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की अनुमति दे दी गई। तो ये मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज्ड, लेकिन अभी भी ब्रिटिश बहुत साथे थे, मेजॉरिटी उन्होंने अपने पास ही रखी कि ऐसा ना हो कि इंडियंस ज़्यादा हो जाए और ब्रिटिशर्स कम हो जाए। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स की थी। दूसरा पॉइंट ये है कि 1892 में और कौन सा अधिकार दिया गया? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग बैठेंगे, जो इंडियंस भी रहेंगे, अब वो लोग बजट को डिस्कस कर सकते हैं कि जो भी बजट पास होगा उसको डिस्कस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आखिर नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय डिसाइड करेंगे कि किस इंडियन को नॉमिनेट करना है। हाँ, ये रिकमेंडेशन ले सकते हैं किससे? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मेन जो आपका जो डिसीजन होगा वो वाइसरॉय का ही रहेगा, लेकिन बोल तो ना कि असिस्ट कर रहे हैं या रेकमेंड करना, तो रेकमेंड करने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि PLC एंड BCC ये दोनों मिलके रेकमेंड करेंगे और वाइसरॉय फिर अपना फाइनल मतलब फैसला सुनाएंगे कि किसको वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करना चाहते हैं। ये तो हो गया सेंट्रल की बात। अब अगर प्रोविंसेस पे आए तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अभी वाइसरॉय को रेकमेंड कर रही थी, जब इस पे नॉमिनेट करने की बात आएगी तो ये किससे रिकमेंडेशन लेगी? तो ये रिकमेंडेशन लेगी गवर्नर से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपैलिटीज से, यूनिवर्सिटीज से, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर्स, मतलब बेसिकली जो उस टाइम पे उस समाज के टैक्स पेयर्स थे जिनकी ज़्यादा पोजीशंस थे, उनको ये सब रिकमेंडेशन का अधिकार दिया गया था कि दे होल्ड अ वेरी स्पेशल पोजीशन और इन दैट सोसाइटी। दैट्स वाई उनको ये मौका दिया गया कि आप लोग एटलीस्ट रिकमेंड कर सकते हो गवर्नर को, और फिर फाइनल आंसर गवर्नर का होगा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस इंडियन को नॉमिनेट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे है द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन of use of election in filling up some of the non-official seat both in central and provincial legislative council. The word election was however not used। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो बिल्कुल नहीं, इलेक्शन शब्द का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। लेकिन द प्रोसेस जो हम लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो ये नॉमिनेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, रिकमेंडेशन प्रोसेस ही होता है। तो पहली बार एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल खुले रूप से, तो खुले रूप से वहाँ पर ये डिस्क्राइब नहीं किया गया कि इलेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे प्रोसेस है, लेकिन हम लोग एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि अच्छा इस तरह से हम लोग आगे आने वाले टाइम पे भी नॉमिनेट करके
बॉडीज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके बेसिक पॉइंट्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के। तीसरा और लास्ट आपका इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो है 1909 का, और ये उन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि इसने साइज इंक्रीज कर दी, किस चीज़ की, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसका साइज बढ़ गया, मतलब 16 से अब 60 हो चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात हो रही है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टोटल 16 मेंबर हुआ करते थे अब वो बढ़ के टोटल 60 हो चुके हैं। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूनिफॉर्म नहीं था ये, क्योंकि हर एक प्रोविंसेस में अलग अलग टाइप के नहीं, मतलब बेसिकली पॉपुलेशन सबका एक जैसा नहीं था, तो पॉपुलेशन के ऊपर डिसाइड करके इन्होंने वहाँ पे मेंबरशिप दी कि जितना, जैसे कि मान लो गोवा में 1 सीट होती है, फिर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो लार्जेस्ट स्टेट है, तो बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पे प्रोविंसेस एंड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग जो है उन्होंने नॉमिनेशन किया। अब आपको याद रखना है कि अभी भी ये लोग ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तक। इसके पहले वाले एक्ट में हमने पढ़ा था कि दोनों जगह प्रोविंसेस में भी और सेंट्रल में भी इन्होंने ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन करके रखी थी, लेकिन अब देखो वापस से वही टर्म आ रहा है, डिवॉल्यूशन हो रहा है पावर का। ठीक है, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बोल दी कि अब आपके पास क्या है कि सिर्फ हो सकता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। ओके, थर्ड पॉइंट है इट इनलार्ज द डिलिबरेटिव फंक्शन, यानी कि जो पहले आपको दिए गए थे पावर कि आप बजट डिस्कस कर सकते हो, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो, नाउ यू हैव द पावर टू आस्क ऑल्सो। दैट मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बजट के क्वेश्चन पूछना है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतने पैसे क्यों अलॉट किए गए हैं, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, रिजोल्यूशन भी ला सकते हो, मतलब कुछ बदलाव लाना है बजट में तो पहले सिर्फ बजट को डिस्कस करने का और उसके बारे में क्वेश्चन एड्रेस करने का पावर दिया गया था, लेकिन अब आप बदले में क्वेश्चन पूछ भी सकते हो और नए रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो। ठीक है, और देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि तीनों एक्ट में हमने यही पढ़ा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया। पहले सबसे पहले में आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव थे, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तक बढ़ा दी गई, और अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी पहली बार किसी इंडियन को मौका दिया गया, और वो इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या बनकर आते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन सा रोल निभाएंगे, तो लॉ मेंबर का। किसका, तो लॉ मेंबर का। ओके, नेक्स्ट है इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जितने भी मुस्लिम लीडर्स होंगे उनको सिर्फ उनके ही वर्ग के, मतलब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। तो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिस चीज़ को लेकर अभी आगे जाके जब ये रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ तक आपको बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो गांधी जी फास्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, वो मैं पढ़ूंगी और मतलब पढ़ूंगी भी और पढ़ाऊंगी भी आपको अगले एक्ट में। तो यहाँ पर आप याद रखो कि इस एक्ट को यानी कि 1909 को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, जिसमें कि जो आपके मिंटो हैं वो लीगलाइज्ड कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। अभी जस्ट मैंने बताया था क्योंकि ये सब सोसाइटी में एक स्पेशल प्लेस और स्पेशल पोजीशन मेंटेन करते हैं, इसीलिए इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए भी उनको मौका दिया गया, यानी कि इन लोगों के बीच से भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी बच्चे भूलते भी हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। तो इसका एक हैंड रिटन नोट्स आप बना के रख लो, एक पॉकेट साइज जिसमें सारे पॉइंट्स मेंशन हो, और अपने पॉलिटी की बुक में रखो। जब भी आप चैप्टर खोलोगे तो आपको फिर से पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पॉइंटर्स भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि काउंसिल एक्ट्स एक बार में ख़त्म कर दूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाओ यार, प्लीज़। थैंक यू।